आज ये देखकर अपार हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि जिस संगठन को हम लोगों ने लखनऊ के जिया मऊ में एक 10 बाई 10 के कमरे में मिल बैठ कर के बनाया था, आज वो संगठन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ बन के उभर रहा है और कहीं न कहीं जो हमारी लड़ाई है इनको न्याय दिलाने के लिए उसमें आगे बढ़कर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जब 10 बाई 10 के कमरे में हम लोग बैठे थे आज से करीब 12-13 साल पहले, तो तमाम साथीगण हमारे वहाँ उपस्थित थे। बहुत से साथियों का अनवरत आज साथ भी मिल रहा है, बहुत से साथी बीच में बिछड़े, बहुत से लोगों ने दोबारा इसमें अपनी आस्था और विश्वास जगाया। मित्रों, ये महापंचायत बुलाने का उद्देश्य क्या है? आखिर हमको आज इको गार्डन में महापंचायत बुलाने के लिए क्यों आह्वान करना पड़ा है? हमारी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ सोच से है, उनके शोषणकारी नीति से है। जो उनकी सोच है उसके विरुद्ध हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे हैं। जो उनकी शोषण की नीति है, जो सदियों से वो शोषण करते आ रहे हैं, उसके विरुद्ध है हमारी लड़ाई। देखिए, जन्म से ना तो कोई विद्वान होता है और ना ही कोई महान होता है। अगर कोई पैदा होता है तो जन्म से वो शून्य ही पैदा होता है। चाहे आपके घर में हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे किसी के घर में हो, पड़ोसी के घर में हो, या किसी बिरादरी में हो। लेकिन क्या परिस्थितियां रहती हैं, कौन से नैरेटिव गढ़े जाते हैं, कौन सी स्थितियां पैदा की जाती है कि कुछ लोगों को इतना महान बता दिया जाता है, इतना विद्वान बता दिया जाता है कि तमाम लोगों की विद्वता उसके आगे फीकी पड़ जाती है। इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारतवर्ष में घटनाएं घटित हो रही हैं और उनको कहीं न कहीं जातीय रंग देने का, सांप्रदायिक रंग देने का काम हो रहा है, ये भी बहुत चिंताजनक विषय है। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, तमाम घटनाएं घटित हुई हैं और जो अभी एक तत्काल में घटना घटित हुई, आपने देखा होगा देवरिया के रुद्रपुर ब्लॉक के फतेहपुर गांव में जो घटना घटित हुई, उसके बाद ही ये पंचायत बुलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। वो घटना क्या थी, बहुत से लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी के आसपास के रहने वाले हैं। हमारा गांव, हमारी सारी रिश्तेदारी उस गांव के इर्द गिर्द 3-4 किलोमीटर के ही दायरे में है। जो क्षेत्र हमेशा शांत रहने वाला था, आपसी भाईचारा, एकता, वहाँ के यादव बिल्कुल जागरूक रहने वाले। आखिर कैसी परिस्थितियां बनी, क्यों उन लोगों ने इतना यादवों को बदनाम करने का काम किया, इस पे हमें सोचने का समय है। ये देखिए, घटना कोई सुनियोजित घटना नहीं थी। जिस प्रकार से एक पार्टी के लोग, मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें नाम दिया कि ये बहुत सुनियोजित घटना थी, एक दबंग और भूमाफिया किस प्रकार से वहाँ पर चढ़ करके काम करने का किया दुस्साहस। तो कहीं न कहीं मित्रों, ये जो घटना थी वो सुनियोजित नहीं थी। आप देखिए, एक सम्मानित व्यक्ति जो एक जिला पंचायत सदस्य रहा, उसकी मां प्रधान रही, पिताजी देश की सीमा से रक्षा करके और चाहते थे अपना मैं गुजर बसर गांव में आकर के शांतिपूर्ण तरीके से करूं, उनको कहीं न कहीं एक तरह से छेड़ने का काम किया गया, उनको प्रताड़ित करने का भी काम किया गया। जो वहाँ के लोग हैं, नेतागण हैं, वो चाहते थे कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए। तो जब उनको बुला करके सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है, तो एक शब्द आता है अंग्रेजी का, रिटेलिएशन। उसके प्रतिशोध में जो घटना घटित होती है, तो उसको जो है जातीय रंग देने का जब काम किया गया और जिस प्रकार से वहाँ पर खुलेआम सभा की गई, श्रद्धांजलि सभा, तब हमारे यादव संगठन के लोग और तमाम हमारे साथी बंधुओं ने ये विचार विमर्श किया कि कहीं न कहीं अगर आज हम झुक गए तो आने वाली हमारी जो नस्लें होंगी, जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, वो जब हमसे जवाब मांगेगी, हमसे पूछेगी कि जब एक जाति के लोग, एक पार्टी के लोग, एक कहीं न कहीं जो संगठन के लोग
हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, हमको दबाने का काम कर रहे थे, तो आप लोग आखिर उसका प्रतिकार क्यों नहीं किए? आप लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आप लोगों ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? उस बात को लेकर के जो हमारे संगठन के ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार यादव जी और भी तमाम साथियों ने जब हम लोगों ने विचार विमर्श किया, तो अब अगर चूक गए हम लोग तो आगे हमको न तो कोई माफ करेगा और न ही हमको कोई पूछेगा। यही कहेंगे कि लो, इन्होंने केवल संगठन बनाया है और उस संगठन को लेकर के केवल एक बैठे रहते हैं, कागज पर उस संगठन को दौड़ाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। हम लोग 8 अक्टूबर पर वहां गए और जिस प्रकार से हमारे भाई एडवोकेट अचल सिंह भी हैं साथ में, उस परिवार से मिले और उस परिवार ने जितनी भी वास्तविक बातें हम लोग को बताई या उस गांव के लोगों से जो विचार विमर्श करके निकला, तो शायद उस क्षेत्र में अगर कुछ गिने चुने लोग थे तो प्रेमचंद उनमें से एक थे। प्रेमचंद जैसा वहां पर सहयोगात्मक, लोगों की मदद करने वाला, लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाला जो व्यक्ति था, उसको जिस प्रकार से एक खलनायक और विलेन के रूप में प्रचारित प्रसारित का काम करने का काम किया जा रहा था, वो दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। तो हमारा कहना सिर्फ यही है कि हम हर मोड़ पर हर समय संगठित रहें। हमारे साथी के साथ अगर उत्तर प्रदेश में घटना घटित होती है, बिहार में घटना घटित होती है, पंजाब में घटना घटित होती है, हरियाणा में घटित होती है, तो हम लोग इतने जागरूक तरीके से, इतने संगठित तरीके से उस घटना का प्रतिरोध करें, उसका विरोध करें कि वहाँ का शासन प्रशासन कहीं न कहीं अगर एक तरफा और एक पक्षी कार्रवाई करने के लिए सोचे तो वो इस बात के लिए सोचे। देखिए, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं। मैं जिस समाज से आता हूं, मुझे फक्र है कि मैं यदुकुल में पैदा हुआ और यदुवंशी समाज से आता हूं। जब मैं अपने आसपास के वातावरण को देखता हूं, अपने घर परिवार को देखता हूं, बैठे हुए हमारे चाचा यहां पर आए हुए हैं मेरे साथ, वो कभी किसी राजनीतिक मंच पर नहीं गए, न तो किसी राजनीतिक मंच उन्होंने अटेंड किया। वो विचारधारा को, लोगों को लेकर के सजग रहते हैं, बराबर हालचाल पूछते हैं। लेकिन जो समाज है हमारा, शायद ही कोई भाई इसमें से कह सकता हो कि कोई यादव समाज किसी के साथ अन्याय करता हो या किसी के साथ प्रताड़ित करने का काम करता होगा। मैं तो फिलहाल यही देखता हूं कि हम लोग किसी को न तो प्रताड़ित करते हैं, न किसी के साथ अन्याय करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय हो और जो हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई हैं उनके साथ भी न्याय हो। हम सिर्फ न्याय में विश्वास करते हैं और न्याय ही चाहते हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमें कष्ट होगी, हमें पीड़ा होगा, हमें दुख होगा, और जब हमें कष्ट होगा, हमें पीड़ा होगी, हमें दुख होगा, तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अब वो आवाज़ का माध्यम क्या होगा, आवाज़ कैसे होगी, हम लोग मिल बैठ करके इसको तय करेंगे और बराबर कहीं ना कहीं अपने साथियों को जागरूक करने का भी काम करेंगे। ये कौन सी बात हुई बताइए? वहाँ प्रेमचंद, मैं केवल एक ही सेंटर में लूंगा आज घटना प्रेमचंद की, इससे आप सारी बातों को समझ जाएंगे। जिस प्रकार से शुरू से ही प्रेमचंद खत्म हो गए, उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या पर खोजबीन करने की बजाय आज तक सरकार की किस प्रकार से वो हत्या हुई, क्यों वो हत्या हुई, और उस हत्या के प्रतिशोध में जो 5 जानें गई वो शायद बच सकती थी। अगर प्रेमचंद की हत्या नहीं होती तो 5 जानें वो नहीं जाती, ये निश्चित था। लेकिन प्रेमचंद की हत्या क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किसने उनको मारा, ये खोजबीन करने की बजाय सरकार प्रेमचंद के परिवार को, प्रेमचंद की पत्नी को, प्रेमचंद के बच्चों को, प्रेमचंद के पिताजी को, प्रेमचंद के भाई को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। सरकार कह रही है कि ये घर गिराना चाहिए। आखिर इसके पहले प्रेमचंद का घर अगर अवैध तरीके से बना था तो कहां वो लोग थे, क्यों नहीं उसकी छानबीन किए? तत्काल प्रेमचंद दबंग हो गए, भूमाफिया हो गए। कोई अपराध, कोई FIR उनके खिलाफ थी? नहीं थी। सब चीजें हम लोगों ने पता किया। तो अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए आज इसी का परिणाम ये हुआ कि इसमें हम लोग को कुछ छूट मिली, हम लोग को समय मिला कि आप कहीं ना कहीं इसको आगे अपील कर सके। हाईकोर्ट से राहत मिली है। ये नहीं कहा हाईकोर्ट ने कि इनका घर नहीं गिराया जाएगा, हमेशा के लिए इसको इस पे रोक लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। हाईकोर्ट ने सिर्फ इसको कुछ समय के लिए 3 महीने का समय दिया हुआ है कि आप आगे अपील करिए, इसको देखिए किस प्रकार से उसमें क्या कमियां हैं, इसको दुरुस्त करिए। और एक तहसीलदार से, जो एक छोटा
सरकार का नुमाइंदगी करता है, नुमाइंदा होता है, उससे इसको बढ़ा करके जिले स्तर पर जिलाधिकारी के हाथ में इसको सौंप दिया है। अब जिलाधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, इन सारी बातों पर भी हमें गहराई से निगरानी रखनी होगी, क्योंकि अगर प्रेमचंद का घर गिर गया दोस्तों, तो मान के चलिए कि हमारे लिए, ओबीसी समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और यादव समाज के लिए इससे शर्मनाक न तो कोई बात होगी और न इसके बाद हमें कोई माफ करेगा। तो हमें सारा फोकस प्रेमचंद के परिवार को न्याय दिलाने से लेकर के, और जो तमाम हत्याएं हुई, चाहे आपके विश्वकर्मा समाज के साथ हुई, चाहे पाल समाज के साथ में हो रही है, और भी अन्य बिरादरी के समाज में हो रही है, सबकी लड़ाई हमको कहीं ना कहीं लड़नी है। और तमाम बातें हैं कहने के लिए दोस्तों, हमारे सभी वरिष्ठ गण बैठे हुए हैं, बताएंगे। रामलोटन जी हमारे बहुत अच्छे, बहुत वरिष्ठ वक्ता हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस समय ओबीसी समाज को झकझोरने का काम कर रहे हैं, उसको जगाने का काम कर रहे हैं, और लगातार वो पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। अब देखिए, ये बड़ी बात, जब ये जा रहे थे देवरिया में, फतेहपुर में, प्रशासन को जैसे पता चला, इनको रोकने का काम कर दिया प्रशासन ने कि आखिर रामलोटन जी कैसे जा सकते हैं प्रेमचंद जी को न्याय दिलाने के लिए, क्यों ये जाएंगे। तो जो होटल बुक किया गया था इनको रुकने के लिए, उसमें प्रशासन ने तालेबंदी लगाने का काम कर दिया। कहा कि किसी भी नेता को, किसी भी ओबीसी समाज के जो आवाज उठा रहे हैं, उनको किसी होटल में रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। होटल रुक गया तो क्या हुआ, एक एक कार्यकर्ता खड़ा था, फिर इनको अलग एक गांव में रुकना पड़ा जा करके, तब सुबह वो वहां पर गए और उस परिवार के लोगों से मिल करके आए। तो आपको हर स्तर पे कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा, आपकी आवाज को दबाने का काम किया जाएगा, आपको रोका जाएगा। लेकिन आज यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाइए, जो यादव सेना संगठन के रूप में हमने महापंचायत बुलाई है, इस पंचायत का उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भी दम पर ये हमारी लड़ाई, ये हमारा संघर्ष आगे जारी रहना चाहिए। साथियों, बहुत सी बातें हैं, मंडल कमीशन पर भी हमें बोलना था कि किस प्रकार से उसके साथ, जब मंडल कमीशन के बारे में मैं बस एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब 7 अगस्त सन 1990 को सरकार ने मंडल कमीशन की जो 42 संस्तुतियां थी, उसमें से एक संस्तुति पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में 27% का आरक्षण था, उसको जब लागू कर दिया, तो मैं बताऊं मित्रों, हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय, सारे नेता जो फॉरवर्ड क्लास के थे, सारे दलीय भावनाओं को भूल करके, वो क्या कांग्रेस में था, क्या जनता दल में था, क्या वो भाजपा में था, या मार्क्सवादी था, कम्युनिस्ट था, किसी भी तरह का था, उसने सारी चीजों को भूल करके उसका विरोध किया था। वहां पर उसको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये हमारे हिंदू समाज के ही लोग हैं, इनको 27% आरक्षण मिल गया है, तो अच्छी बात है, हमको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सब दलीय भावना को भूल करके सारे नेता इकट्ठा हो गए और कहीं ना कहीं जो ये आरक्षण मिला था हमको, उसका विरोध करने का पूरा प्रयास किए, उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास किए। लेकिन कालांतर में वो जारी रहा। अभी भी केवल 2 संस्तुतियां लागू हुई हैं, 40 वो कहीं ना कहीं धूल फाँक रही है। तो इन सारी लड़ाइयों को हमें इस बैनर के तले लेकर के आगे चलना है, हमें अपना अधिकार पाना है, हमें कहीं ना कहीं न्याय का विरोध करना है। हम चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, और न्याय के साथ साथ जो सोच है वो सोच में परिवर्तन हो, जो जिससे समाज के सभी लोग आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय मंडल, मेरा नाम आनंद है। सभी की आंखों में ख्वाब होने चाहिए, सभी की आंखों में ख्वाब होने चाहिए, जिंदगी में कुछ इनकलाब होने चाहिए। हमें गैरों की हरकतों से हरगिज नहीं है परेशानी, सवाल तो ये है कि अपनों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। अपने कौन हैं और वो अपने समाज के साथ क्या कर रहे हैं, बस इस बात को आप पहचान जाइए, लड़ाई आप जीत जाएंगे। मैं बहुत कम टाइम लूँगा आप लोगों को और मुद्दे की बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता यहाँ पर बैठे हैं और आने वाले भी होंगे, वो बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। बात इतनी सी है, मैं बिहार से शुरू करता हूँ। बिहार में गणना हो गई है, बिहार में गिनती हो गई है। संतोष भाई हमारे पास बैठे हैं, बहुत अच्छा काम किया है आपकी सरकार ने। बस यूपी में गिनती हो जाए तो तमाम जो घटनाएं घट रही है, यकीन मानिएगा उस पर लगाम लगेगा। हमारा हक है और अधिकार है, हमें मिलेगा। जो ये तमाम घटनाएं घट रही हैं उस पर लगाम लगेगा। बात यहाँ पर प्रेम यादव की हो रही है, बात यहाँ पर उस बलिया के बादल पटेल की होनी चाहिए, बात यहाँ पर
उसी बलिया के हेमंत यादव की होनी चाहिए, बनारस के सौरभ यादव की होनी चाहिए, आपके आजमगढ़ की बहन शीला मौर्य के बारे में, उनके पति अभिमन्यु मौर्य के बारे में, कानपुर के विश्वकर्मा परिवार के बारे में, अमेठी के गुप्ता परिवार के बारे में। अभी हम लोग सहारनपुर गए थे, सहारनपुर में तुलसीराम निषाद थे, उनके बारे में होनी चाहिए। तमाम ऐसी जो भी घटनाएं घट रही हैं, सवाल ये है कि देखिए, बुलडोजर न्याय का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में बुलडोजर न्याय का प्रतीक कब से बन गया, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। इस पर बहुत बड़े सवाल होने चाहिए। घर किसी का भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि घर बनाने में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वर्तमान सरकार जो अपराधियों की लिस्ट बनाती है, जो उसका मापदंड का पैमाना होता है, उस मापदंड के पैमाने में क्या बहुजन दिखाई देते हैं? और कोई दिखाई नहीं देता है यूपी में। आज सुबह सुबह की घटना है, आजम खान को देख लीजिए। आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। किस तरह से यह सरकार कहीं न कहीं लोगों को डराना चाहती है। देवरिया गया था मैं, देवरिया में प्रेम यादव को लेकर के पूरे गांव में, आसपास के गांव में, चट्टी चौराहों पर हमने लोगों से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत किया हमने, क्योंकि उनके घर के आसपास लोगों से बातचीत करेंगे, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, यादव समाज से बात करेंगे तो यादव तो कहवे करेगा कि प्रेम यादव बढ़िया थे। सवाल ये था कि आसपास के लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में आसपास का पंडित क्या सोचता है, राजभर क्या सोचता है, पाल क्या सोचता है, निषाद क्या सोचता है। हमने सबसे बात की, सबने यही कहा कि प्रेम यादव वो इंसान थे जो कहीं अगर आग लगी हो तो उसमें आग नहीं, पानी डालने का काम किया करते थे ताकि वो आग बुझ जाए। किसी बहन बेटी की शादी हो, 5,000 10,000 रुपये ऐसे दे दिया करते थे। रहा जो विवाद का मसला, किस तरह से मेरे से पहले भैया ने बताया कि किस तरह से अगर प्रेम यादव की हत्या नहीं हुई होती तो 5 जाने नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है, 5 जाने नहीं जाती। और उनके जो ड्राइवर हैं, उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है, उस पर बातचीत क्यों नहीं होती? और जो सबसे अहम मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि प्रेम यादव की हत्या हुई क्यों, किसने की, इस गुत्थी को अगर सुलझा लिया जाए तो बहुत सारे राज हैं जो खुल के सामने आ जाएंगे। वहाँ के वर्तमान जो एक विधायक जी हैं, उनको देवरिया से सांसदीय का टिकट चाहिए। वहाँ के लोगों ने ये बात बोला, हम लोग गए, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि उनको सांसदीय का टिकट चाहिए, इसलिए इसको एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं। लगातार इस पर बातचीत हो रही थी वहाँ पर लोगों से। लेकिन अब सवाल यही है कि अभी तो खैर स्टे लग गया है, हाई कोर्ट से हमारी बहुत बड़ी जीत है। उस वकील भाई को भी हम सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद है। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई आने वाले 24 की भी है। आप लोगों को समझना होगा कि कौन से वो लोग अपने हैं। वर्तमान की आपकी सत्ता में बैठे जो लोग हैं, आपके समाज से, बहुजनों के समाज से कितने बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं जो कितने बड़े बड़े पदों पर हैं, आप लोग को समझना चाहिए। चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, 69 यार इसी को गार्डन हम लोग कवर करने आते हैं। यहीं आते हैं बच्चे, हर 10 दिन 5 दिन पर आते हैं, पूरा गार्डन भर जाता है, अपने हक की मांग करते हैं। 68 जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन वही संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं वो, जो कल्याण सिंह कहा करते थे कि अगर आरक्षण के खिलाफ कोई उंगली दिखाता है या आरक्षण को छीनने की कोशिश करता है तो उसको थप्पड़ मार देना तुम, ये कल्याण सिंह कहते थे। लेकिन उन्हीं के पोते संदीप सिंह इस समय जब उस पद पर पहुंचे हैं तो शायद अपने दादा की बातों को भूल गए हैं। तो बहुजनों की लड़ाई है, एक साथ रहिएगा, एक साथ नहीं रहेंगे तो बिखर जाएंगे। जिस तरह से बिखरे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी कोशिश है कि यहाँ पर सब लोग आए हैं। और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ केवल यादव ही नहीं, बहुजन तबके का हर वर्ग का इंसान आया होगा और कहीं न कहीं यहाँ से सीख करके जाएगा कि आने वाले समय में ये लड़ाई केवल यादव की नहीं है, ये लड़ाई बहुजन की है और बहुजन एक साथ मिलकर के लड़ाई को लड़ेंगे। सभी को धन्यवाद।